और देखिए इस टॉपिक में हम लोग वेव इक्वेशन से संबंधित चीजें करेंगे और जो वेरियस एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं उनके वेव फंक्शन को प्लॉट करना, रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को वर्सेस आर प्लॉट करना, ये सब सीखेंगे। तो पहला पॉइंट लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, microscopic object has dual nature, that is wave as well as particle. The wavelength of the matter wave de Broglie wave associated with electron of mass m moving with velocity P is given as lambda is equal to h upon L. डी ब्रॉगली के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनमें वेव नेचर सिग्निफिकेंट होता है, क्योंकि मास जितना कम होगा लैम्डा उतना सिग्निफिकेंट होगा, क्योंकि h की वैल्यू बहुत छोटी होती है। तो मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के लिए वेवलेंथ इतनी छोटी आएगी कि वो इनसिग्निफिकेंट हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन जैसे सब एटॉमिक पार्टिकल्स में वेव कैरेक्टर सिग्निफिकेंट है, इसीलिए ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट आया जो ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन के फाइंडिंग की प्रोबेबिलिटी क्या होगी किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पर। उसको हम लोग एग्जैक्टली लोकेट नहीं कर सकते, जैसा कि बोर मॉडल में बताया गया। तो इलेक्ट्रॉन के वेव फंक्शन को हम लोग सिंबलाइज देंगे, साई इज द वेव फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। वेव है तो उसका कोई वेव फंक्शन भी होगा। और इसको हम लोग स्टेशनरी वेव की तरह डील करेंगे, स्टैंडिंग वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अलग है और स्टैंडिंग वेव अलग है। तो यहाँ पे जो मैटर वेव है दिस लाइक स्टेशनरी वेव, स्टैंडिंग वेव। जैसा कि किसी स्ट्रिंग को दो एंड पे अगर फिक्स कर दें फिर प्लग करके जो वेव क्रिएट होती है उस वेव की तरह हम लोग इसको डील करें। इट इज नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो जनरेट होती है ड्यू टू टेम्परेचर। हम लोग भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जनरेट करते हैं। हर ऑब्जेक्ट अपने टेम्परेचर की वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट करता है, लेकिन ये मैटर वेव है जो मटेरियल के साथ एसोसिएटेड है।
साइन इज द वेव फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो साइन को हम लोग अगर लिखें ए साइन kx, हम यहाँ पे टाइम का फंक्शन नहीं लेके चल रहे हैं, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन लिखेंगे। हम लोग के सिलेबस में टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन ही, टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन कुछ अलग रूप ले लेती है, तो इसमें टाइम वाला टर्म नहीं लिया। वैसे तो kx माइनस ओमेगा टी लिखते हैं, स्टेशनरी वेव की इक्वेशन लिखते हैं। यहाँ पे जो k है वो वेव नंबर है, 2 पाई बटे लैम्डा, k से वेव नंबर। आल्दो बोर थ्योरी में जब वेव नंबर की बात करते थे तो 1 अपॉन लैम्डा लिखते थे, तो 2 पाई बटे लैम्डा को भी वेव नंबर ही बोलते हैं। और x तो पोजीशन हो गई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन में पार्टिकल कैरेक्टर भी है तो उसकी कोई पोजीशन भी होगी। तो जब इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, डी साइन बटे dx करेंगे, क्या आ जाएगा a के cos kx, फिर इसको दोबारा डिफरेंशिएट करें d2 साइन बटे dx, ये आ जाएगा माइनस a के स्क्वायर साइन kx। जहाँ a जो है वेव का एम्पलीट्यूड है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव। अब इसको अगर देखें तो माइनस क्या आ जाएगा, ये के स्क्वायर साइन आ जाएगा, क्योंकि a साइन kx जो है साइन, तो ये वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन आई है। अब इसी को अगर थ्री डायमेंशनली देखें, क्योंकि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस क्या हो थ्री डायमेंशन में रिवॉल्व करता है, प्रेजेंट रहता है, उसका मोशन वेव लाइक होता है, लेकिन होता थ्री डायमेंशन, तो उसके तीनों कोऑर्डिनेट्स होंगे एक्स वाई जेड। तो थ्री डायमेंशनल फॉर्म में इक्वेशन क्या आएगी, del 2 psi by del x2 plus del 2 psi by del y2 del 2 psi by del z2 plus k square psi equal to 0। ये वन डायमेंशन में, इसको थ्री डायमेंशन में लिख दिया। अब इसमें हम लोग k की वैल्यू पुट कर दें, तो k की वैल्यू जो है वो है 2 पाई बटे लैम्डा, k स्क्वायर हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर, और लैम्डा बराबर क्या है h अपॉन mv, तो k स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर। ये k स्क्वायर वैल्यू जो यहाँ हम लोग पुट करेंगे, तो लिखेंगे del 2 psi by del x2 plus del 2 psi by del y2 del 2 psi by del z2 प्लस इसको हम लोग लिखते हैं 8 पाई स्क्वायर m बटे h स्क्वायर हाफ m v स्क्वायर, साई बराबर ऐसे लिख सकते हैं, दो का मल्टीप्लाई किया, दो से भाग दे दिया, एक m बाहर ले लिया, एक m अंदर रखा, उस k स्क्वायर की वैल्यू को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ये k काइनेटिक एनर्जी नहीं है, काइनेटिक एनर्जी का सिंबल जो है बड़े k से लिखते हैं, बड़ा k जो है वो हाफ m v स्क्वायर होगा, ये छोटा k है। अब ये जो काइनेटिक एनर्जी है ये वास्तव में E बराबर क्या होगा, k प्लस b होगा, E टोटल एनर्जी, k काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। आगे पोटेंशियल एनर्जी हम लोग U से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन श्रोडिंगर ने
V से उसको सिंबलाइज किया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अट्रैक्शन में बंधा हुआ है तो पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, और रिवॉल्व कर रहा है इसलिए काइनेटिक एनर्जी भी होगी, तो टोटल एनर्जी हो जाएगी K प्लस B। यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, L2 psi by del F2 प्लस L2 psi by del Y2 प्लस L2 psi by del F2 प्लस 8 पाई स्क्वायर m बटे h स्क्वायर E माइनस B साइन बराबर C। ये एक्सपेंडेड फॉर्म है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, इसकी हम लोग रिड्यूस्ड फॉर्म में भी देखते हैं। ये इक्वेशन जब भी आप मान लो भूल जाते हो, उसको इस तरह से आप डिराइव कर सकते हो। B यहाँ पे जो है पोटेंशियल एनर्जी, अब इसमें ये जो लैप्लेसियन ऑपरेटर होता है जिसको हम लोग उल्टा डेल्टा करके लिखते हैं, उल्टा ट्रायंगल बना के लिखते हैं, डेल स्क्वायर, ये बराबर होता है डेल टू डेल बाई टू प्लस डेल टू डेल। ये सब मैथमेटिकल ऑपरेटर्स हैं जो हम लोग आईटी के स्टैंडर्ड में भी नहीं पढ़ते, इसीलिए सिंबल्स आपको केवल ध्यान रखना। तो इसको लैप्लासियन ऑपरेटर का स्क्वायर रूट लेंगे, तो इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको लिख सकते हैं डेल्टा स्क्वायर, और क्या लिखेंगे साइन, और प्लस 8 पाई स्क्वायर m बटे h स्क्वायर E माइनस B साइन बराबर 0। अब हम लोग क्या करेंगे, h स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर m का दोनों मल्टीप्लाई कर दें, h स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर m डेल स्क्वायर साइन प्लस E माइनस B साइन बराबर 0। h स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर m का दोनों मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम लोग उस इक्वेशन पे पहुंच जाएंगे जो रिड्यूस्ड फॉर्म है, रिड्यूस्ड फॉर्म जो है इसकी वो है x साइन इक्वल टू E साइन, ये रिड्यूस्ड फॉर्म, ये नहीं कि साइन साइन कैंसिल करना, यही इक्वेशन एनसीईआरटी में दे रखी है, दिस इज रिड्यूस्ड फॉर्म। यहाँ पे h जो है वो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, तो h जो है वो हैमिल्टोनियन, स्पेलिंग थोड़ी याद नहीं आ रही, हैमिल है कि हैमिल है, मेरे ख्याल से हैमिल्टोनियन। और देखिए h क्या होगा यहाँ पे पता कर सकते हैं, तो E साई बराबर क्या मिलेगा, E साई मिल जाएगा B माइनस h स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर m डेल स्क्वायर। तो इस तरह से h की वैल्यू आपको पता लग जाएगी। तो हमें तो आज तक याद नहीं है h की वैल्यू, अब आपको अगर याद हो सकती है क्योंकि ये पूछ सकता है एग्जामिनर कि कैपिटल H इन टर्म्स ऑफ जो नोन कांस्टेंट है, पोटेंशियल एनर्जी, प्लैंक कांस्टेंट, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, चेक कर लीजिए सही है ये क्वेश्चन। शुक्र करो हम लोग को सॉल्व नहीं करते,
तो एक तो आपको जाननी थी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की एक्सप्रेशन, एक रिड्यूस फॉर्म में और एक एक्सटेंडेड फॉर्म। एक बार कोशिश करो दोबारा लिखने की, बिना नोट्स की हेल्प के, कि एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन लिख पाऊंगा। क्या हो गया, b माइनस f स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर m n स्क्वायर, ये है। चेक कर लीजिए, उल्टा लिख दिया क्या, या इधर उल्टा लिख दिया, इधर उल्टा लिख दिया, आपने भी ध्यान नहीं दिया। एक पाई स्क्वायर होगा, पाई m स्क्वायर लिख दिया। यहाँ पे लिखा है तो h पाई इक्वल टू e, और जो एक्सटेंडेड फॉर्म है वो डेल टू पाई बाई डेल x2 प्लस डेल टू पाई बाई डेल पाई टू डेल टू पाई बाई डेल z2 8 पाई स्क्वायर m बटे h स्क्वायर e माइनस b पाई बराबर b इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, या बेटर है इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस सिस्टम, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी किसी सिस्टम के लिए, तो b इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इसमें एक टर्म आपने पढ़ा होगा रिड्यूस प्लैंक कांस्टेंट h का, क्योंकि होता है h कांस्टेंट, पढ़ा होगा आपने रिड्यूस में h का ऐसे लिखते हैं h करके, तो बोलते हैं रिड्यूस प्लैंक कांस्टेंट। कई बार वो लोग h कट के टर्म में बोल सकते हैं। भाई ये क्लासिकल फिजिक्स है, मॉडर्न फिजिक्स है, क्वांटम फिजिक्स है। क्लासिकल फिजिक्स आप पढ़ते हो, न्यूटोनियन मैकेनिक्स, मॉडर्न फिजिक्स भी काफी हद तक पढ़ लेते हो, क्वांटम फिजिक्स वो नहीं पढ़ते। एचसी वर्मा ने तो उसकी किताब भी लिखी है क्वांटम फिजिक्स पे, जो समझ ही नहीं आती है। क्वांटम वर्ड बिल्कुल ही अजीब था, है ना, क्लासिकल चीजें लोगों को समझ आती है। तो इलेक्ट्रॉन जैसे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स पर क्लासिकल फिजिक्स एप्लीकेबल ही नहीं, इसीलिए बहुत फेल हो गए। अच्छा, आगे समझते हैं कि psi is called amplitude of wave। आपको एम्पलीट्यूड हमने ए लिखा था, लेकिन क्योंकि उस सेंस में यहाँ नहीं, हम लोग केमिस्ट्री के सेंस में पढ़ रहे हैं, तो साई को ही बोल देते हैं इलेक्ट्रॉन वेव का एम्पलीट्यूड। वास्तव में तो साई जो है एक फंक्शन है, लेकिन अगर केमिस्ट्री के एंगल देखा जाए तो इट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड ऑफ द, तो वेव फंक्शन जो है कुछ इस तरह का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना, साई किसी भी तरह का वेव फंक्शन हो सकता है। अब हम लोगों ने इसको a sin kx लिखा था, वो तो इक्वेशन तक पहुंचने के लिए लिखा, लेकिन वो तो कुछ भी हो सकता है ना वेव फंक्शन, ये तो ना कि साइन फंक्शन हो या कॉस फंक्शन हो, कुछ भी फंक्शन हो सकता है वो। तो इसलिए कोई भी एक वेव फंक्शन हमने बना दिया, मतलब वेव का मतलब क्या है, वो डिस्टर्बेंस। अब साइन की वैल्यू देखो नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है,
तो नेगेटिव का तो कोई सिग्निफिकेंस होगा नहीं इलेक्ट्रॉन के लिए, मैथमेटिकली तो नेगेटिव का मीनिंग है, लेकिन अगर हम लोग उसको थ्योरेटिकल सेंस में देखें या मतलब रियलिस्टिक सेंस में देखें तो नेगेटिव एम्पलीट्यूड तो मतलब ही नहीं कि इलेक्ट्रॉन का एम्पलीट्यूड नेगेटिव होगा। मैथमेटिकली तो ठीक है, इसलिए स्पाई का कोई फिजिकल मीनिंग नहीं। जैसे हमने इलेक्ट्रॉन के लिए स्पाई सिंबल यूज किया, तो लेकिन उसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं। स्पाई हैज नो फिजिकल मीनिंग या फिजिकल सिग्निफिकेंस, तो हम लोग समझा नहीं सकते। मतलब बात को समझने के लिए गणित का सहारा लिया जा रहा है। जो श्रोडिंगर ने मॉडल प्रस्तुत किया उसके लिए मैथ का सहारा लिया, उस चक्कर में एक टर्म उसको दे दिया साइन। साइन मतलब वही भगवान, इसको समझना नामुमकिन है, तो टर्म भी ऐसा दिया मेरे ख्याल से। हाँ तो वो लोग साई नहीं बोलते हैं, हम लोग साई बोलते हैं। तो जो साई स्क्वायर इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। प्रोबेबिलिटी साई स्क्वायर को लोग बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। साई स्क्वायर का मीनिंग है, उसका मीनिंग है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल कैरेक्टर भी है, तो इलेक्ट्रॉन में वेव कैरेक्टर भी है, इलेक्ट्रॉन ये है ये है ये है, किसी ने कहा ये है, कहीं और भी हो सकता है। अगर आप उसको ऑब्जर्व नहीं कर रहे हो तो कहा यह जाता है क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग, अगर आप उसको ऑब्जर्व नहीं कर रहे हो तो किसी भी स्टेट में हो सकता है, लेकिन जैसे ही आपने ऑब्जर्व किया तो पता लगा, फिर आपने उसको छोड़ दिया, फिर आपने ऑब्जर्व किया, यहाँ जगह पे, है ना। तो ऐसे क्या करते हैं, ऐसे कई बार इस प्रयोग को रिपीट करते हैं। तो यहाँ देखा, अगली बार यहाँ देखा, फिर यहाँ देखा, नहीं देखा तो कहीं भी हो सकता है। जैसे देखा यहाँ देख दिया, फिर यहाँ देख दिया, तो जहां पे डॉट का कंसंट्रेशन ज्यादा आ जाएगा बस वही ऑर्बिटल हो गया। जैसे ही डॉट का कंसंट्रेशन जिस रीजन में ज्यादा आ गया, 90% से ज्यादा आ गया डॉट का कंसंट्रेशन, बस उसी को ऑर्बिटल मिल गया। जैसे हम लोग हाइड्रोजन एटम में बात करते हैं कि हाइड्रोजन एटम का जो इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस से 0.5 to 9 एंगस्ट्रॉम की डिस्टेंस पे है अकॉर्डिंग टू बोर, लेकिन 0.5 to 9 एंगस्ट्रॉम की डिस्टेंस को उसके पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम, लेकिन वो किसी भी डिस्टेंस पर किसी मोमेंट पे हो सकता है। तो हाइड्रोजन एटम में न्यूक्लियस से 1 किलोमीटर की दूरी पर भी इलेक्ट्रॉन हो सकता है किसी मोमेंट, लेकिन उसके मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी जो है वो 0.5 की एंगस्ट्रॉम है, जो हाइड्रोजन एटम की बोर रेडियस कहलाती है। तो इसीलिए हम लोग प्रोबेबिलिटी की टर्म्स में बात करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को हम लोग एग्जैक्टली लोकेट नहीं कर सकते। आपको क्रिकेट की बॉल के साथ ऐसा नहीं है, अभी देखो तो यहाँ है, थोड़ी देर देखोगे यहाँ है, फिर देखोगे यहाँ है, अगर किसी ने उसको मतलब मूव नहीं करा है, क्योंकि उसमें बड़े ऑब्जेक्ट पे क्वांटम मैकेनिक्स का सिग्निफिकेंस है। हाँ तो लेटेस्ट चीजें थोड़ी सी चेंज हो गई है, मतलब बड़े ऑब्जेक्ट में भी क्वांटम मैकेनिक्स को अप्लाई करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन फिर भी उसमें भी कई बार हुए। इलेक्ट्रॉन में तो अपनी कीमत है। अब चल समझिए इलेक्ट्रॉन में क्या है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से, क्योंकि इसको किसी भी चीज को देखने के लिए आप उसको लाइट है, और लाइट में क्या है, फोटोन, और फोटोन बहुत मतलब हल्का पार्टिकल है, मतलब बहुत जरा सा है, इलेक्ट्रॉन भी जरा सा है, जब जरा जरा से टकराएंगे तो एक दूसरे पे इम्पैक्ट डालेंगे, लेकिन फोटोन अगर हम पे टकराएगा या आप पे टकराएगा तो आप फोटोन की तुलना में इतने भारी हैं कि फोटोन आपके इम्पैक्ट नहीं कर पाएगा। इसीलिए हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल जो है इलेक्ट्रॉन पे एप्लीकेबल है, लेकिन बड़े ऑब्जेक्ट पे एप्लीकेबल नहीं। तो साई स्क्वायर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कहलाएगा। उसके बाद हम लोग लिखेंगे, जैसे ये न्यूक्लियस है और आपने सर्टेन आर डिस्टेंस पर एक शेल बना लिया डी आर थिकनेस का, ये आपने स्फेरिकल शेल बना लिया, तो इस स्फेरिकल शेल का वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ द थिन स्फेरिकल शेल ऑफ थिकनेस डी आर प्रेजेंट एट
डिस्टेंस r from the nucleus. सरफेस एरिया इनटू एरिया ये हो जाएगा, सरफेस एरिया इनटू डी हो जाएगा वॉल्यूम। तो इसका जो वॉल्यूम है डी इक्वल टू 4πr²d। आगे इसको हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं 4/3π r प्लस डी आर का होल क्यूब माइनस 4/3π r, ऐसे भी निकाल सकते हैं। इसमें बाइनोमियल करो मिल जाएगी, है ना, 1 प्लस x की पावर n वाला 1 प्लस nx वाला। लेकिन सिंपल तरीका नहीं रहता है, एरिया इनटू थिकनेस। ये पूरा आपको शेल बनाना होगा, ये थिन स्फेरिकल शेल है। ये न्यूक्लियस, इसी में इलेक्ट्रॉन लोकेटेड। तो इस dr बिट के शेल में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? मल्टीप्लाई करते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी electron finding probability in the thin spherical shell बराबर क्या हो जाएगा, पाई स्क्वायर इंटू 4πr², प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी इंटू वॉल्यूम करो तो प्रोबेबिलिटी आ गई। उस पर्टिकुलर शेल में जो r डिस्टेंस पे लोकेटेड है, उस dr बिट्स में इलेक्ट्रॉन के पास जाने की प्रोबेबिलिटी इतनी हो गई। प्लस साइन एक फंक्शन है, आगे उस इक्वेशन को सॉल्व करके साइन की तमाम वैल्यूज आएंगी, लेकिन उनमें से कुछ ही वैल्यूज जो है वो एक्सेप्टेबल होंगी, जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को प्रॉपर्ली डिफाइन करेंगे। बहुत सी ऐसी वैल्यूज होंगी जो इलेक्ट्रॉन के लिए एप्लीकेबल नहीं होंगी। तो जो एक्सेप्टेबल वैल्यूज होती हैं साइन की, उनको आइगन फंक्शंस बोलते हैं। छठा पॉइंट लिखेंगे, रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ये बराबर हो जाएगा साइन स्क्वायर इंटू 4πr², सॉरी dr 4πr² साइन स्क्वायर, इसको बोलते हैं रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो यही तो होगा, पी dr को इंटीग्रेट करोगे तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ये फंक्शन हो गया पी, रेडियल प्रोबेबिलिटी होता है सर्टेन रेडियल डिस्टेंस r पर उसके फाइंड आउट होने की प्रोबेबिलिटी का फंक्शन है। अब जो इलेक्ट्रॉन है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू XYZ। इलेक्ट्रॉन किसी XYZ पोजीशन पे लोकेटेड होगा, स्पेस में कहीं इलेक्ट्रॉन है तो XYZ उसकी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हो गए। तो
तो हम लोग एक्स वाई जेड एक्सिस बनाते हैं, फिर इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे पोलर कोऑर्डिनेट्स, और उसके बाद फिर दो फंक्शन आएंगे, एक रेडियल फंक्शन, एक एंगुलर फंक्शन। उसी के बाद फिर रेडियल नोड, एंगुलर नोड, फिर हम लोग उसके बाद ग्राफ बनाना शुरू करेंगे। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। मतलब एक तरह से एक्स वाई प्लेन ये है, और जेड एक्सिस जो है बोर्ड के प्लेन। अब अपनी कॉपी के रेस्पेक्ट में ऐसे मान सकते हैं कि ये एक्स वाई प्लेन है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये जेड एक्सिस है, ये ओरिजिन है, और इलेक्ट्रॉन कहीं यहाँ लोकेटेड है, उसका कोई एक्स कोऑर्डिनेट है, कोई वाई कोऑर्डिनेट है, कोई जेड कोऑर्डिनेट। तो हम लोग इलेक्ट्रॉन को कहीं दिखाते हैं, ये कोई इलेक्ट्रॉन है एक्स वाई जेड, और ये हमने मान लिया न्यूक्लियस, ये डिस्टेंस आर है, और ये एंगल थीटा है। मतलब जो पोजीशन वेक्टर है इलेक्ट्रॉन का, उस पोजीशन वेक्टर का जेड एक्सिस से जो एंगल बन रहा है वो थीटा एंगल बनता है। उसको कॉपी में विजुअलाइज कर लीजिए। तो इसमें जेड कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर cos थीटा हो जाएगा। अब अगर हम इस P से यहाँ पे परपेंडिकुलर गिराए, मान लीजिए L है, और इस P का हम लोग इस पे प्रोजेक्शन लेते हैं Q, ये O है, तो बताइए क्या बातचीत कर लो प्लीज। PL क्या होगा, PL हो जाएगा R sin थीटा, और PL बराबर ही OQ है, OQ भी R sin थीटा होगा। ये चीज तो हमें नहीं आती जल्दी लोगों को, तो उसके लिए आपको थोड़ा विजुअलाइज करना पड़ेगा। ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये जेड एक्सिस, यहाँ पे कहीं पॉइंट है, तो उस पॉइंट से आपने जेड एक्सिस पर पीएल गिराया। अब उस पी से आपने एक्स वाई प्लेन में परपेंडिकुलर गिराया, वो परपेंडिकुलर प्लेन परपेंडिकुलर गिराया, तो क्यू जो पॉइंट है वो एक्स वाई प्लेन में पड़ रहा है, क्यू ये पॉइंट हो गया, पी ये था, ये पीएल है, ये एक्सिस, ये आपकी जेड एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। आप अपने अगल बगल एक दूसरे की हेल्प से समझ सकते हो उसको। ये जेड एक्सिस है, ये पॉइंट पी था, उससे आपने ये जो गिराया जेड एक्सिस पर पीएल, वही तो और साइन थीटा है। उस पी से आपने एक्स वाई प्लेन में प्रोजेक्शन गिराया तो क्यू आया, क्यू को ओ से मिलाया तो ओ क्यू हुआ, तो ओ क्यू भी तो आर साइन थीटा होगा। इसको बेटा एक बार विजुअलाइज कर लो, जैसे मैं विजुअलाइज कराने की कोशिश कर रहा हूँ। तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, जेड एक्सिस को आप ऐसे मान लीजिए, बेटा लगता है पेन गिर जाए, पेन टूट जाए। यहाँ पे आपने कोई पॉइंट मान लिया, उस पॉइंट से ये जो पीएल है ये आर साइन थीटा है, फिर आपने उस पी से वर्टिकल गिराया नीचे, फिर वो ओक्यू, तो ओक्यू और पीएल बिल्कुल पैरेलल तो है। टू डायमेंशन में कोई थ्री डायमेंशन फिगर बनाएंगे, और फिगर बनाने वाला अगर एक्सपर्ट नहीं तो कौन भी है, मतलब हम इससे ज्यादा नहीं क्लियर कर सकते, क्योंकि मेरा थ्री डायमेंशनल जो ड्राइंग है बहुत खराब है। ये एंगल जो है ये फाई है, ये जो OQ है इसका एक्स एक्सिस एंगल फाई है, थीटा फाई अगर आपने ध्यान रख लिए तो आपको कठिन से कठिन क्वेश्चन भी श्रोडिंगर का आराम से सॉल्व कर, अगर आपने थीटा फाई समझ लिया। इसके कठिन क्वेश्चन को सरल वाले कर लेते हैं।
जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है वो डायग्राम पर लेते हैं। और आपको थीटा फाई समझ में अगर आ गया और ये याद रहा कि जेड बराबर आर प्लस थीटा है, तो एक्स क्या होगा? और एक्स हो जाएगा ओ क्यू कॉस फाई, है ना? भाई जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो क्या हो जाएगा? एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? आर साइन थीटा कॉस फाई होगा कि नहीं होगा? तो चाहो तो इस एंगल को थोड़ा और ऊपर शिफ्ट कर जाए और इससे हम लोग ऐसे गिराएं, तो एक्स कोऑर्डिनेट यही तो होगा, है ना? ये वाई कोऑर्डिनेट होगा, क्यों? बताइए, तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी? आर साइन थीटा साइन फाई। ये पोलर कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट कर लिया आर थीटा फाई में, एक्स वाई जेड को आर थीटा फाई में कन्वर्ट कर लिया, तो एक्स वाई जेड के ही आर थीटा फाई, इनको बोलते हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स। वो कार्टेशियन कहलाते हैं एक्स वाई जेड, ये पोलर कोऑर्डिनेट्स या स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स कहलाते हैं। तो ये तो मैथमेटिकल स्टाइल है कि लोग उसको उसमें क्यों कन्वर्ट करने को, बीच में इजी रहेगा सॉल्व करना। ऐसा आप फिजिक्स में तो अक्सर करते ही हो, इंटीग्रेशन सारा इसी पे बेस्ड है। जितने भी लोग आर्टिकल आगे पढ़ेंगे ना, पी एक्स पी वाई पी जेड डी एक्स वाई डी वाई जेड, उससे कनेक्ट हो जाए। आप पहचान जाओगे कि फलाना जो है डी एक्स वाई है, डी वाई जेड है, डी जेड एक्स है, फंक्शन को देख के आप पहचान जाओगे अगर ये चीज है। इसलिए इस पे आप अच्छी तरह पकड़ बना लो, बोले ये दिमाग में इसको याद रखो, पूरी दुनिया इसी को रेफरेंस मानती है, जेड एक्सिस पे ही एंगल। और ये इंटरनेशनल कन्वेंशन है कि आपको इस पोजीशन वेक्टर आर पर जेड एक्सिस पे एंगल थीटा मानना है, और उस पोजीशन वेक्टर का जो पॉइंट है पी, उसके एक्स वाई प्लेन पर प्रोजेक्शन जो दिलाना है क्यू, उसका जो एंगल एक्स एक्सिस है वो फाइंड। अब हम लोग करते क्या है कि ये जो इक्वेशन हमने लिखी थी श्रोडिंगर वाली, ओरिजिनल जो इक्वेशन थी डेल टू साई वाली सब पूरी, जब इसमें हम लोग x बराबर आर साइन थीटा कॉस फाई, y बराबर आर साइन थीटा साइन फाई, z बराबर और कॉस थीटा सब रखेंगे, तो एक कॉम्प्लेक्स इक्वेशन मिलेगी आर थीटा फाई। हो सकता है आपको उस लेवल की मैथ आती हो, तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो, इसी इक्वेशन को आर थीटा फाई में कन्वर्ट करना, उसके लिए अच्छा नॉलेज होना चाहिए मैम। जब अच्छा नॉलेज होगा तो आप इसको आर थीटा फाई वाली इक्वेशन में कन्वर्ट करें, समझ गए? अब एक बार जब आर थीटा फाई में कन्वर्ट हो गई, फिर हम लोग उसको दो पार्ट में कन्वर्ट कर देते हैं, एक रेडियल पार्ट ऑफ दिस फंक्शन, ये आर, इट डिपेंड्स अपॉन एन एंड एन, एन और एन तो पता ही है, प्रिंसिपल और एग्जीक्यूटिव कॉर्डर नंबर, और जो एंगुलर पार्ट ऑफ वेव फंक्शन, एंगुलर पार्ट ऑफ वेव फंक्शन फाई एक्स वाई जेड इज, हम लोग उसको ए माने एंगुलर,
थीटा फाई लिख सकते हैं, लेकिन वास्तव में इस तरह से लिखा है थीटा थीटा फाई, ऐसे लिखा है। It depends upon L है। ये सब हम लोग को इसलिए इस तरह रखना पड़ रहा है क्योंकि हम लोग का मैथमेटिकल नॉलेज भी, अदरवाइज हम उसको पूरा सॉल्व करते। तो जो वेव फंक्शन फाई है उसके दो पार्ट आपको करने हैं, एक रेडियल पार्ट और एक एंगुलर पार्ट, और दोनों को हम लोग अलग अलग तरीके से स्टडी करेंगे, तभी थोड़ा इजी रहता है समझ। पहला वाला पार्ट लिया। अब हम आपको बताते हैं कि रेडियल पार्ट किसी भी ऑर्बिटल का कैसे लिखा, किसी भी ऑर्बिटल, जनरल तरीका, क्योंकि आप याद तो कर नहीं पाओगे हर एक का वेव फंक्शन। तो रेडियल पार्ट ऑफ वेव फंक्शन होगा, रेडियल पार्ट का मतलब समझिए जो रेडियस पे डिपेंड करे, डिस्टेंस पे डिपेंड करे, रेडियल पार्ट ऑफ साई आर थीटा फाई, दैट इज आर आर। ये देखिए किस तरह का आपको दिखेगा, उसमें कांस्टेंट दिखेगा, एक आर की पावर एल दिखेगा, या एल आपको पता है क्या है, आर बताइए क्या, आर क्या है, न्यूक्लियर डिस्टेंस, एल आपको पता है एजीमुथल क्वांटम नंबर, जैसे एस के लिए एल की वैल्यू 0, पी के लिए एल की वैल्यू 1, डी के लिए एल की वैल्यू 2, एफ के लिए एल की वैल्यू 3, ये कोई कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू हम लोग याद नहीं कर पाएंगे, इतनी हिम्मत नहीं कि आप याद रखें। अलग अलग वेव फंक्शन के लिए, रेडियल पार्ट के लिए के की वैल्यू अलग है। और उसके बाद एक पॉलिनोमियल आया है, पॉलिनोमियल इन आर ऑफ डिग्री n माइनस n माइनस, जैसे मान लीजिए लैम्डा आर क्यूब प्लस म्यू आर स्क्वायर प्लस नाई आर प्लस कुछ भी लिख लो, इस तरह का भी पॉलिनोमियल है, ठीक है, ये भी पॉलिनोमियल है। यहाँ पे लैम्डा म्यू नाई और बिंदु पढ़ा है, इसकी वैल्यू हम लोग को नहीं आता, यहाँ पे n माइनस l माइनस 1 क्या होगा 3, आपको मतलब सबसे पहले कांस्टेंट दिखेगा किसी भी ऑर्बिटल का जो वेव फंक्शन है, भाई व्हाट इज ऑर्बिटल, तो इलेक्ट्रॉन के रहने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम हो, तो इलेक्ट्रॉन के वेव फंक्शन का मतलब ऑर्बिटल का वेव फंक्शन, तो एस ऑर्बिटल का अलग वेव फंक्शन आएगा, पी ऑर्बिटल का अलग आएगा, डी ऑर्बिटल का अलग आएगा। तो किसी भी ऑर्बिटल का जो वेव फंक्शन उसकी शक्ल कैसी होगी, एक कांस्टेंट का टर्म होगा, आर की पावर एल होगा, जहां एल जो है वो इस तरह से तय होगा, अगर एल 0 है तो एस ऑर्बिटल हो गया, एल अगर 1 है तो डी ऑर्बिटल हो गया, अगर आर स्क्वायर लिखा है बाहर तो डी ऑर्बिटल हो गया, अगर आर क्यूब लिखा है तो एफ ऑर्बिटल हो गया, और अंदर एक पॉलिनोमियल होगा आर डी, मतलब उसकी डिग्री होगी m माइनस n माइनस, आर में पॉलिनोमियल होगा इस पैटर्न, तो m माइनस n माइनस 1 है 3, और आगे लिखा होगा e की पावर माइनस जेड आर बटे n a नॉट, जहां जेड आप जानते हैं, जेड क्या है, एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन लाइक स्पेसीज, हाइड्रोजन लाइक स्पेसीज
मतलब ये श्रोडिंगर इक्वेशन है सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम के लिए, मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम के लिए श्रोडिंगर बता ही नहीं पाए थे। मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम के लिए श्रोडिंगर के बाद दूसरे कोवर्कर्स ने फिर इक्वेशन अप्रोक्सीमेशन से निकाली। तो श्रोडिंगर के बाद और भी तमाम इक्वेशन आएंगे, लेकिन सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन ही पढ़नी है। जेड हो गया, और एन क्या है, वही प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और ए नॉट क्या है, वो रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट, वो रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ एच एटम। ए नॉट की वैल्यू तो पता ही है आपको कितनी, 0.53 अप्रोक्सीमेटली कितनी होगी, 0.53 एंगस्ट्रॉम। क्योंकि नील्स बोर, हाइजेनबर्ग और अर्विंग श्रोडिंगर, ये तीन साइंटिस्ट थे जिन्होंने पूरा ये गेम की। इसीलिए A0 के टर्म्स में इक्वेशन लिखी हूं। हाइजेनबर्ग का तो रूल जानते हो क्या था, श्रोडिंगर ने जो इक्वेशन दी, इस पैटर्न की इक्वेशन आपको मिलेगी। अच्छा, अब बात आती है रेडियल नोड्स की। तो रेडियल नोड्स कैसे निकालते हैं, n माइनस l माइनस, ये होते रेडियल नोड्स जहां पे इलेक्ट्रॉन बाइंडिंग प्रोबेबिलिटी जीरो, मतलब वो रेडियल डिस्टेंस जहां इलेक्ट्रॉन बाइंडिंग प्रोबेबिलिटी जीरो। तो मान लीजिए आपके पास 5p ऑर्बिटल है, सपोज 5px ऑर्बिटल है, जिसके रेडियल नोड्स कितने होंगे, 5 माइनस 1 माइनस 1 मतलब 3 होगी। है ना? अब उसको अगर हम लोग बाउंड्री डायग्राम के रूप में देखें, जो हम लोग भी अब तक जैसा बनाते हैं डम्बल शेप का, वैसा अगर देखें तो 5px ऑर्बिटल मान लो हमने कैसे बना दिया। अब इसमें तीन रेडियल नोड है, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ऐसे इधर, पहला ये, दूसरा ये रेडियल नोड। अगर हम लोग सरफेस बाउंड्री डायग्राम के रूप में देखें, ओरिजिन वाले को हम लोग नहीं काउंट करते, ओरिजिन वाले को काउंट नहीं करते, और ये ऑर्बिटल बना दिया हमने। तो ऑर्बिटल क्या है, ऑर्बिटल इज ए 3D region in space where electron finding probability is maximum greater than equal to 0. ये डिस्टेंस जो है कुछ R1 हो गई, ये डिस्टेंस कुछ R2 हो गई, ये डिस्टेंस कुछ R3 हो गई। तो जहां प्रोबेबिलिटी जीरो होगी तो वहां साई स्क्वायर जीरो होगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी क्या है, 4 पाई r स्क्वायर साई स्क्वायर। अगर प्रोबेबिलिटी जीरो है तो साई स्क्वायर जीरो होगा, साई स्क्वायर जीरो है तो साई जीरो होगा। तो जहां पे एम्पलीट्यूड जीरो होगा, साई की वैल्यू जहां जीरो होगी वहां साई स्क्वायर भी जीरो होगा, वहां 4 पाई r स्क्वायर साई स्क्वायर भी जीरो होगा।
अब इसमें हम लोग देखते हैं एंगुलर पार्ट। एंगुलर पार्ट, तो उसके लिए आपको बता दें कि जैसे एस ऑर्बिटल इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा एंड फाई, इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा एंड फाई, क्योंकि एस ऑर्बिटल स्फेरिकल है तो किसी भी एंगल पे इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी जीरो नहीं हो सकती, इसलिए जो एस ऑर्बिटल का जो एंगुलर पार्ट होगा उसके थीटा फाई नहीं। अब मान लीजिए पीरियड ऑर्बिटल है, अब पीरियड ऑर्बिटल के लिए क्या होगा, सम कांस्टेंट, कांस्टेंट कुछ भी कहते मान लो, कांस्टेंट ही लिख देते हैं, बार बार क्या लिखेंगे, सम कांस्टेंट, और पीरियड ऑर्बिटल है मतलब कॉस पीरियड, सम कांस्टेंट, और कांस्टेंट आपको नहीं आता, जिस दिन आईटी पूछो ना तो सबसे याद करने लगे अभी तक तो पीरियड ऑर्बिटल आ गया कॉस पीरियड, तो पीरियड है तो दैट में क्या था आर कॉस पीरियड, ऐसे ही पीएक्स ऑर्बिटल के लिए क्या होगा, इसमें कोई कांस्टेंट होगा और साइन थीटा कॉस फाई होगा। वो जो हम लोगों ने ओरिजिनल डायग्राम पढ़ा था उससे हेल्प मिल गई, हम लोग पीएक्स ऑर्बिटल का एंगुलर पार्ट पहचान सकते हैं, उसमें साइन थीटा कॉस फाई नजर आएगा, चार ऑप्शन बने होंगे, इनमें से कौन सा पीएक्स ऑर्बिटल है, तो कांस्टेंट से मतलब नहीं, जिसमें साइन थीटा कॉस फाई दिखती है, चाहे वो 2px हो, चाहे वो 3px हो, चाहे वो 4px हो, और जो py ऑर्बिटल है के लिए क्या होगा, कोई कांस्टेंट और साइन थीटा साइन फाई। अब आपको पता है इसके लिए तो ml की वैल्यू होती है, 0 होती है, pz के लिए याद है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर फॉर p ऑर्बिटल या p सबशेल, p सबशेल के लिए l की वैल्यू 1 है, तो l 1 का मतलब प्लस माइनस 1 और 0, m has 3 values, ml has 3 values, तो pz के लिए ml होगा 0, px के लिए जो ml है वो प्लस 1 होगा, और py के लिए ml आएगा माइनस। इससे पहले तो हम लोग केवल पीरियड के लिए पढ़े, ml की वैल्यू प्लस 1 होगी, px ये सब इक्वेशन को जब आप प्रॉपर डायग्राम मतलब जो ऑर्बिटल वेव फंक्शन जो आता है उससे साफ देखने लगता है, अगर पूरा वेव फंक्शन देखा जाए तो रेडियल पार्ट एंगुलर पार्ट की चीजें सब देखने लगते हैं। अब डी ऑर्बिटल के लिए देखें, अगर डी जेड स्क्वायर है तो डी जेड स्क्वायर के लिए क्या आएगा, सम कांस्टेंट, और जेड स्क्वायर का मतलब क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, तो इसके लिए वास्तव में 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, आपको पूरा नहीं याद रखना है, cos स्क्वायर थीटा लिख देना, वैसे तो ये होता है 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, लेकिन आप केवल cos स्क्वायर थीटा लेना दिमाग में रहेगा, डी जेड स्क्वायर है तो जेड स्क्वायर का मतलब क्या है, cos स्क्वायर थीटा, और इसके लिए ml क्या है 0, अब डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जरा ध्यान दीजिए, अब एक्स स्क्वायर क्या है, एक्स स्क्वायर है साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर फाई, माइनस वाई स्क्वायर क्या है साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई, साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लीजिए, cos स्क्वायर फाई माइनस साइन स्क्वायर फाई, अब ये क्या हो गया cos 2 फाई, ये क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा cos 2 फाई।
मिला फायदा आपको इससे कि हम लोग कैसे उसको रिलेट कर सकते हैं थीटा पर। अगर भूल जाए तो ऐसे मौके पे रिकॉल कर लीजिए। भाई जिसको मैथ नहीं आती होगी वो तो रटेगा, आपको तो मैथ आती है तो आप लोग मौके पे ऐसे निकाल सकते हो। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स क्या था आर साइन थीटा कॉस फाई, वाई क्या था आर साइन थीटा साइन फाई। तो ऐसा टर्म आपको दिखेगा dx स्क्वायर। इसके लिए जो ml की वैल्यू है वो होती है -2। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं करना क्योंकि ये हो सकता है कि स्क्वायर है इसमें ध्यान रखो तो 2 होगी लेकिन -2 है। अब जैसे dxy dx स्क्वायर बाई स्क्वायर dxy, तो इसके लिए ml +2। तो अगर इसके लिए याद रहा यार x स्क्वायर है ml 2 है लेकिन -2 है, तो xy के लिए क्योंकि ये भी xy है ये भी xy इसके लिए +2 होगा। तो इसके लिए क्या टर्म आएगा कांस्टेंट, और xy क्या होगा, अब xy निकाल लो। xy बताइए क्या आएगा, xy आएगा sin थीटा cos फाई और sin थीटा sin फाई, यानी sin स्क्वायर थीटा sin 2 फाई, sin स्क्वायर थीटा sin 2। अरे कांस्टेंट में आ गया बेटा, उसकी थोड़ा परवाह करनी है क्यों, वो सब तो कांस्टेंट में एडजस्ट हो जाएगा जो 2 वगैरह आया। ठीक, कांस्टेंट थोड़ा याद कर रहे हैं हम लोग, कांस्टेंट मान लो मैंने लिख भी दिया वो आप आज याद रहेगा कल भूल जाओ, क्या फायदा उसके लिखने का, उल्टा आपका माथा बच्ची होगी। मेन इसको देखना है, जानबूझ के 4 ऑप्शन में कांस्टेंट भी अलग अलग करते हैं, मेन आपको ये देखना होगा। वो ऐसा नहीं करेंगे कि ये चीज 2 ऑप्शन में रख दो कांस्टेंट बना दो, ऐसा करेंगे पेपर छोड़ कर यार। इतनी भी बातें और बेकार है जीवन, ये जीवन भी तो कुछ चीज है इसमें क्या आपके साथ चलता है, कांस्टेंट को जो क्या बोलते हैं। एक बार गावस्कर का एम्पायर डिवीजन चला गया नहीं के मानी नहीं उसने एम्पायर लगने के लगने पेनल्टी लगने, अगर नाटो उठे तो डी एग्जेक्ट कैसा हो, अब एग्जेक्ट निकालिए एक्स क्या है साइन थीटा cos फाई, और जेड क्या है cos थीटा, तो क्या आएगा साइन थीटा cos फाई आएगा। और इसके लिए जो ml है वो +1 है। ऐसे डी बाई जेड निकाल लो, कोई कांस्टेंट अंदर क्या आएगा साइन 2 थीटा साइन फाई, वाई क्या होगा साइन थीटा साइन फाई, और जेड है cos थीटा, तो साइन 2 थीटा साइन फाई, और इसके लिए ml क्या होगा माइनस, ml की पांचों वैल्यूज के अकॉर्डिंग आ गया। और जब पढ़ा था तब केवल dz स्क्वायर के लिए हम लोग ml का डी और चिल्ला चिल्ला बोलते थे, बाकी के लिए नहीं पता। एंगुलर मोड्स क्या होंगे, एंगुलर मोड्स होंगे एल, टोटल मोड्स क्या होंगे n-1 प्लस n-1। अब हम लोग जो है
एफ ऑर्बिटल के लिए साई साई स्क्वायर और 4 पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर के रेडियल पार्ट है। रेडियल पार्ट ऑफ वेव फंक्शन फॉर वेरियस एस ऑर्बिटल। तो एक बात ये बताइए, एस ऑर्बिटल के लिए आप खुद बताइए, जो रेडियल वेव फंक्शन है, एक बार लिख के देखो, रेडियल वेव फंक्शन क्या क्या होता है? कांस्टेंट होता है और आर की पावर एन होता है और एक पॉलिनोमियल होगा और होगा ई की पावर माइनस। तो अगर आर की पावर एल एल जीरो है तो आर का टर्म ही नहीं आएगा, तो आर बराबर जीरो पे क्या आ जाएगा? जो रेडियल पार्ट है, मैं रेडियल पार्ट आप क्या लिखते हो? सम कांस्टेंट आर की पावर एल पॉलिनोमियल इन आर ऑफ डिग्री एन माइनस एल माइनस वन और ई की पावर माइनस जेड आर बटे एन एन आर। तो एस ऑर्बिटल चाहिए, एल क्या है? जीरो, ये वाला टर्म ही नहीं आएगा, केवल पॉलिनोमियल बनेगा, है ना? एल बराबर जीरो है, लेकिन एन तो 2 हो सकता है, एन 3 हो सकता है, एन 4 हो सकता है ना? तो ई की पावर माइनस वाला फंक्शन आएगा। तो अब ध्यान दीजिएगा, जैसे मैं माइनस के लिए बना आर वर्सेस आर, तो सपोज हमें 1s के लिए बना, तो 1s के लिए रेडियल नोड कितने हैं? जीरो, n माइनस n माइनस वन, तो रेडियल नोड जीरो है, तो ऐसे ग्राफ बन जाएगा, क्योंकि r बराबर जीरो पर तो मैक्सिमम आएगा ना, e की पावर माइनस में है ना। अब मान लो आपने 2s के लिए बनाना हो, अब 2s के लिए देखिए, आर आर वर्सेस आर, तो इसमें क्या होगा? रेडियल नोड क्या है? इसके लिए रेडियल नोड कितने? 1, रेडियल नोड 1 आएगा, 1 का मतलब क्या हुआ? इसको कट करेगा, रेडियल नोड हो गया, एक रेडियल नोड, दिस इज रेडियल नोड। अब ऐसे ही 3s के लिए बना लीजिए, कंटिन्यूअस फंक्शन होगा, ये ध्यान रखिए, फंक्शन होगा कंटिन्यूअस। तो 3s के लिए देखना, तो bs के लिए रेडियल नोड कितने हैं? 2 होंगे, देखिए 2 रेडियल नोड होंगे, एक, अगर आपको 2 रेडियल नोड बनाने हैं तो ऐसे ही बनेगा। इसमें इस हाइट वगैरह पे उतना आपको कंसर्न नहीं रखना है, तो एक अप्रोक्सीमेट ग्राफ बना रहे हैं।
अब मान लीजिए आपसे कहा जाए कि 4p के लिए बनाइए, 4p के लिए बनाइए, 4p के लिए। तो 4p के लिए रेडियल नोड कितने हैं? n-l-1 मतलब 2। लेकिन p वाले में आपको पता है r की पावर n आएगा, p वाले में r की पावर 1 आएगा। जो रेडियल पार्ट में देखिए ये, अगर p के लिए रखोगे तो l-1 है, तो उसमें r का टर्म आएगा, और जैसे ही r का टर्म आएगा तो r इक्वल टू 0 पे तो 0 होगा। यानी p वाले में जो रेडियल पार्ट वाला जो वेव फंक्शन है वो 0 से स्टार्ट होगा, यहाँ जबकि s वाले में मैक्सिमम से स्टार्ट होगा, इसमें यहां से स्टार्ट होगा। और 2 रेडियल नोड, मतलब पहले ये गया और फिर ये, और सपोज आज अभी आप इनकी चिंता मत करो कि आई आपने कम क्यों कर दी, क्योंकि अभी आप जब रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन पढ़ोगे उससे आइडिया लग जाएगा। मेन बात इसमें आपको ध्यान रखनी है, ये रेडियल नोड हो गई है 2, और पी वाले में ग्राफ 0 से उठेगा। अब मान लीजिए आपको 5D के लिए ग्राफ बनाना है आर स्क्वायर आर वर्सेस आर, 5D के लिए। अब आर स्क्वायर आर, अब बहुत टाइम में वेस्ट करेंगे, आर स्क्वायर आर के लिए आते हैं। और 5D के लिए रेडियल नोड कितना है? वही पॉइंट क्यों, n-l-1। अब आर स्क्वायर कर दिया है तो नीचे तो पार्ट आएगा नहीं। अब केवल ऊपर ऊपर ही रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि आर स्क्वायर कर दिया है। ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, बल्कि कहना चाहिए रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। इसमें जब आप ग्राफ बनाओगे तो इसमें आपको ख्याल रखना पड़ेगा, ये ऊपर गया, ये पहला नोड मिला, फिर उससे नीचे रहेगा, ये दूसरा नोड मिला, फिर उससे नीचे रहेगा। इसमें आपको ध्यान रखना है कि ये जो मैक्सिमा है वो नीचे आ जाएगा, जो आर स्क्वायर वाला। मतलब प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो है न्यूक्लियस के पास ज्यादा है। ये पहला नोड हो गया R1 डिस्टेंस पे, ये दूसरा नोड हो गया R2 डिस्टेंस पे, ये नोड हो गया। न्यूक्लियस वाला नोड और इंफिनिटी वाला नोड आपको काउंट नहीं करना है। अब जैसे मान लीजिए आपको 6s के लिए ग्राफ बनाना है आर स्क्वायर आर वर्सेस आर। अब आप खुद बनाइए, मैं 1 मिनट का टाइम आपको देता हूँ। 6s के लिए आर स्क्वायर आर वर्सेस आर के बीच ग्राफ।
सबसे पहले तो ये दिमाग में रखिए कि एस के लिए स्मॉल आर वाला टर्म ही नहीं होगा, तो आर नॉट जीरो में मैक्सिमम से स्टार्ट करेंगे क्योंकि आर की पावर एल होता है, एल नॉट जीरो है। तो एफ ऑर्बिटल में जब भी ग्राफ बनाओगे चाहे आर का चाहे आर स्क्वायर का, टॉप से स्टार्ट करें। अब आर स्क्वायर कर दिया तो सारा ग्राफ ऊपर है, रेडियल नोड्स आप देख लो कितने हैं, 5 है। और आर स्क्वायर का ग्राफ जब भी बनाएंगे वर्सेस आर, तो पीक नीचे की तरफ गिरते जाएंगे और 5 आपको नोड बनाने हैं। स्टार्ट करिए, मैक्सिमम से स्टार्ट करना। इसमें ये पहला नोड हुआ, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, ये पांचवा इधर है, 1 2 3 4 5 6 7। अब जरा देखिए इसमें मैक्सिमम कितने मिल सकते, 5 मिले तो n-1 पीक्स मिले। इसको अगर हम लोग छोड़ दें ये रेडियल नोड्स हो गए, R1 ये R2 1 ये R5 1 2 3 4। अब आप जैसे ही 5s के लिए ग्राफ बनाना चाहेंगे 4 पाई आर स्क्वायर वर्सेस आर। अब हम बना रहे हैं रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। इसी को तो बोलते हैं 4 पाई आर स्क्वायर का मल्टीप्लाई करके। हाँ ये ध्यान रखिएगा, जरूरी भी एग्जाम में कैपिटल ना लिखा हो, साई नहीं लिखा हो सकता होती है, क्योंकि हम लोग के लिए साई का मतलब रेडियल पार्ट मेंशन होगा, उसकी जगह साई लिखा हो सकता है, उसमें हम लोग एनुलर पार्ट इग्नोर कर रहे हैं। अब इसमें जैसे ही हाथ का टर्म आ गया यहाँ से स्टार्ट होगा, इसका यही आ गया। भले उसमें स्मॉल आर का टर्म नहीं था बाहर एस के लिए, इसके लिए रेडियल नोड कितने हैं, 4 है। और ग्राफ अब यहाँ से स्टार्ट होगा, क्योंकि न्यूक्लियस की तो प्रोबेबिलिटी 0 होगी, आगे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मैक्सिमम होगी। आर नॉट 0 पे 0 है, तो अब क्या करेंगे, इसमें क्या होगा, उल्टा चलेगा, पीक बढ़ते जाएंगे। तो 4 रेडियल नोड है, मतलब आपने पहले ये पहुंचा, फिर दूसरा पहुंचा, फिर तीसरा पहुंचा, फिर चौथा पहुंचा, शायद पांचवी जगह नहीं लगती, नहीं 4 ही तो है, 1 2 3 नहीं 5। रेडियल नोड देख लीजिए, ज्यादा नहीं होगा, 2 3 आगे जाते जाते वॉल्यूम बढ़ रही, प्रोबेबिलिटी कम होगी, प्रोबेबिलिटी बढ़ रही है। प्रोबेबिलिटी बढ़ रही है, हाँ बट वो सब मत सोचिए, क्वांटम मैकेनिक्स कर दिया, उसको तो हम लोग मैथमेटिकली प्लॉट कर रहे हैं, उसका सिग्निफिकेंस समझने में तो फिर मैथमेटिकली तो प्रोबेबिलिटी कम होनी चाहिए, वो ग्राफ यही आएगा कर दे।
It would be as नहीं pi r squared. यही तो है, ये फंक्शन है वो प्रोबेबिलिटी ठीक वो dr का टर्म या ये करो पर यूनिट लेंथ पर वो dr भाग दे दिया। इसको रेडियल प्रोबेबिलिटी जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, फंक्शन ये है, वो फंक्शन जब आप यहाँ रखोगे तो फंक्शन का आपको प्लॉट करना आता है, ये कर्व ट्रेसिंग आपने सीखी है मैथ में, तो जब आप एस ऑर्बिटल में यहाँ पे रखोगे तो यही ग्राफ मिलेगा। अब इतना दिमाग थोड़ा लोग लगाएंगे कि यहाँ रखे हैं फिर वो पूरी मैथमेटिक्स लगा के लोग देखें कि स्पीड बढ़ रहे हैं कि घट रहे हैं। मतलब मैक्सिमम खुद सोचो, कॉमन सेंस लगाओ, 1s में मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी न्यूक्लियस के नजदीक होगी, 2s में थोड़ी दूर होगी, 3s में और दूर होगी, 4s में और दूर, 5s में और दूर होगी, तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होगी। तो 5s में मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी तो दूर होगी ना बेटा, लेकिन इधर भी मैक्सिमम नहीं है, मतलब न्यूक्लियस के नजदीक रहने की प्रोबेबिलिटी भी पर्याप्त है, लेकिन मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी सबसे दूर मिलेगी। ये कॉमन सेंस से सोचो कि 1s में नजदीक मिलेगी, 2s में थोड़ा और दूर मिलेगी, 3s में और दूर मिलेगी, 4s में और दूर, 5s में दूर, जो मैक्सिमम मिलेगा सबसे बड़ा वाला मैक्सिमम ग्लोबल मैक्सिमम। ऐसे ही आप डी डी वगैरह का एक डी का ग्राफ देख लीजिए, 4D का ग्राफ बना लीजिए, 4 पाई r स्क्वायर, अब हम पाई स्क्वायर लिख देते हैं, कभी कभी पाई स्क्वायर आप लिख देते हैं, तो उससे परेशान नहीं होना है, रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी। इसके लिए रेडियल नोट्स कितने हैं? n माइनस l माइनस मतलब 1, एक रेडियल नोड आएगा। ज्यादातर केसेस में यही फंक्शन पूछे जाते हैं, लेकिन आजकल जो है वो आर का भी पूछ सकते हैं, आर स्क्वायर का भी पूछ सकते हैं, 4 पाई आर स्क्वायर का भी। बस ये ध्यान रखना कि एस ऑर्बिटल के लिए जो आर वाला फंक्शन है, जो साइन या आर वाला फंक्शन है, आर का फंक्शन है, मैक्सिमा से स्टार्ट हो, लेकिन बाकी सबके लिए जीरो से स्टार्ट। अगर रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है तो प्रोबेबिलिटी बढ़ती जाएगी, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी एक पीक है, मैक्सिमा बढ़ते जाएंगे। अगर ऐसे देखिए मैक्सिमा कितने मिल रहे हैं? 2 मिल रहे हैं। तो जो मैक्सिमा उसमें मिलते हैं, तो मैक्सिमा हमेशा सॉरी जो पीक्स है, क्या पीक्स हमेशा n-1 होगी? नहीं ना, इसके लिए n-2 आ गया, तो पीक्स कितने हैं? तो ही तो पीक है। सर ऊपर से स्टार्ट होगा तो n-1, नीचे से स्टार्ट होगा s के लिए n-1 है, लेकिन s के लिए इसका सर हम लोग को काउंट करना है सर, पीक स्टार्टिंग में आती है ना 0 वाली, इसमें कहाँ है? इसमें नहीं आएगी, हाँ। आएगी ना। तो वही मैं देख रहा हूँ कि क्वेश्चन है शीट में, तो n-1 इन जनरल लिख दिया शायद, s के लिए आएगा n-1, क्यों? बाकी सबके लिए तो नहीं आएगा, क्योंकि जितने मिनिमम होंगे उससे मैक्सिमम एक कम होगा।
जो लोकल मिनिमम होंगे, जैसे n माइनस n माइनस वन मिनिमम होगा और l अगर 0 रखो तो n माइनस वन पीक्स किन में मिलेंगे? S में, हर एक में तो मिलेंगे, क्यों? इसमें मुझे ओरिजिन पे रूट नहीं माना, इसलिए प्रोफाइल उसको रूट मानेंगे तो नहीं, मैक्सिमम की बात, पीक्स, इसको पीक कैसे कहते हैं? नहीं मतलब कह रहे हैं कि x इक्वल टू 0 पे ही तो रूट है, उसको हम नहीं मानते ना, इसलिए हम पीक्स की बात कर, इसको पीक कहते हैं, ठीक नहीं कह रहे। हाँ मैं पीक्स की बात कर, पीक कितने हैं? उसके क्या है ना, हम दूसरी चीज क्या कह रहे हैं, पीक्स इन जनरल एनवायरनमेंट में नहीं है। n इक्वल टू इसमें ज्यादा हो जाएगा, हाँ। n इक्वल टू n प्लस 1 होगा इसमें, मतलब हमेशा पीक्स n माइनस वन नहीं होगी, s के लिए आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? s के लिए आएंगे ना पीक्स n माइनस वन, क्योंकि क्वेश्चन है पीक मेरे पास। सर इन जनरल तो उतने पीक्स होंगे ना जितने नोड्स होंगे, हर नोड के बाद एक पीक है। नहीं, जैसे इस ग्राफ में पीक्स कितने दिख रहे हैं? 2 दिख रहे हैं और n तो 4 है। नहीं वो इनिशियल 0 वाला मान के मतलब इंक्लूड करके, हाँ वही कह रहा हूँ, हम उसको पीक कहते हैं। तो फिर उसमें फिर एक ऐड कर, मैं वही कह रहा हूँ, पीक्स तो इन्हीं को बोलोगे ना, इसको थोड़ा पीक को, हम अगर वर्ड पीक्स कर रहे हैं पीक नहीं बोलेंगे, जितने एज अ नोड काउंट करेंगे, सिर्फ जितने भी हम बेटा पीक्स की बात कर रहे हैं, हाउ मेनी पीक्स? नोड 1 प्लस 1 हो जाएगा सर, जितने भी नोड रहेंगे उसमें मेंशन कर देंगे, बस आ जाएगा। तो इन जनरल में माइनस वन पीक्स नहीं बोलेंगे, तो वही मैं कह रहा हूँ, हम कल इतनी ही बात आपने पूछ रहे हैं, क्या अगर कहें कि नंबर ऑफ पीक्स कितने मिलेंगे इन टर्म्स ऑफ n, तो n माइनस वन इज वैलिड ओनली फॉर s ऑर्बिट, है ना? p और d के लिए तो वैलिड नहीं है n माइनस वन, मैं बस वही जानना है। क्या पेपर आ गया? तो इसके क्वेश्चन करना चाहेंगे पहले? इधर निकालो, पूरा बस कोई पाया नहीं, नहीं चल रही कहाँ पूछा है? वो नहीं, मैक्सिमम रेडियल डिस्टेंस ऑफ नोड, हाँ भाई आपको नोड की डिस्टेंस निकालनी है तो आप साई को 0 कर दो, अब उसमें हो सकता है आर की कई वैल्यू है, तो उनमें से जो बड़ी वैल्यू हो उसको दें। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या है? फर्स्ट का बताइए आंसर क्या है? अरे टेस्ट का कैसे कह सकते हैं यार, दिल से यार। For an orbital having no planar angular motion, देखिए इसका मतलब L बराबर 0 हुआ। Yes, sir. Following the equation, no planar angular modes, नहीं प्लेनर एंगुलर मोड L बराबर 0 कैसे हो सकता है? स्क्वायर लिखा दिया, प्लेनर एंगुलर मोड का मतलब दूसरा हो गया, समझो बात को। जैसे pz स्क्वायर है, ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, dt है, ध्यान देना। जैसे dz स्क्वायर है, इसकी शेप कैसी होती है? बेबी शुगर लाइन होती है, इसमें हम लोग कहते हैं ना नो प्लेनर मोड, नो प्लेनर, क्योंकि इसकी शेप कैसी लिखते हो? ऐसी लिखते हो, फिर ये रिंग बनाते हैं। लेकिन अगर हम आपको कहें कि dxy या dyz या dz या dx पर y,
इनमें हर एक में दो प्लेनर, दो नोडल प्लेन होते कि नहीं होते? यहाँ पे जो वर्ड यूज किया ना प्लेनर एंगुलर नोड, क्योंकि डी का मतलब क्या है? डी का मतलब एल बराबर 2, एंगुलर नोड कितने हो गए 2, लेकिन डी जेड स्क्वायर में तो 0 होता है। तो ये जो वर्ड लिखा है ना नो प्लेनर एंगुलर नोड, मतलब कौन सा एंगल हो गया? डी जेड स्क्वायर हो गया। समझना ध्यान से, क्योंकि आप फंक्शन देखो ना बेटा, आर स्क्वायर लिखा है, तो आर स्क्वायर लिखा है तो एल बराबर क्या हो गया 2, और पॉलिनोमियल कितने डिग्री का? 1 डिग्री का, तो एल माइनस एल माइनस 1 हो गया 1, तो आंसर क्या आएगा? बढ़िया क्वेश्चन। इसमें वो डी जेड स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट यूज कर दिया कि उसमें कोई भी प्लेनर नोड नहीं होता, नोडल प्लेन नहीं होता। उन्होंने बोला था डीएक्स वाई का एंगल कितना बताया? +2। डी जेड स्क्वायर का तो हमेशा से आपको याद है 0 है। तो पहला क्वेश्चन भैया एक्सीलेंट क्वेश्चन था ये, क्योंकि जो आपको फंक्शन दे रखा है उस फंक्शन को पहचानिए, तो उससे r की पावर 2 है, और k डैश और k डबल डैश क्या है? कांस्टेंट है। असाइनमेंट से पहले क्वेश्चन में साई r बराबर k e पावर माइनस r अपॉन k डैश r स्क्वायर k डबल डैश माइनस, इससे क्या हुआ? l बराबर हो गया 2, ये और l माइनस l माइनस 1 हो गया 1, इससे पता लगा, ये इससे पता लगा, ये है ये पॉलिनोमियल है ना, इससे n कितना आता है? n आ गया 4। अब हम लोग ने 4dz² ही क्यों कहा? तो उसमें लिखा है नो प्लेनर एंगुलर नोड। वास्तव में जो नोडल प्लेन्स होते हैं ना वही एंगुलर नोड होता है, तो dz² में तो नोडल प्लेन होता ही नहीं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में n कितना आएगा 2, और n माइनस l माइनस 1 क्या आएगा 2, और लिखा है इट्स ऑर्बिटल है नो नोडल प्लेन, वही dz स्क्वायर हो गया, देन ऑर्बिटल कैन बी पार्ट ऑफ, ऐसे थर्ड देखो, l बराबर तो हो गया 2, और n माइनस l माइनस 1 भी 2 हो गया, इससे l गया 5, यहाँ से रिजल्ट निकला 5dz। ऐसे तीसरे में क्या आंसर आ रहा है? अब देखिए इसमें साई पूरा दे रखा है, √2 अपॉन 81 √5 a0 की पावर 3/2 6 माइनस
R upon A dot, R upon A dot, E for minus R upon dA naught sin theta cos। अब इसको देखिए ध्यान से, sin theta cos। अब इसमें यहां से देखिए r की पावर 1, तो L क्या हो गया 1, और L माइनस 1 क्या हो गया, वो भी 1 हो गया। तो L कितना हो गया 3, 3t हो गया। ये देखिए क्या है sin थीटा cos x, तो 3t हो गया कि नहीं हो गया। चलिए क्लियर हो गया। समझ में आया कैसे हम वेव फंक्शन को देख के पहचान लें। और अगर इसका रेडियल नोड निकालना है, अगर आपको इसका रेडियल नोड निकालना है, तो रेडियल नोड कैसे निकालोगे, 6 माइनस आर अपॉन ए नॉट को 0 कर दोगे, तो r इक्वल टू 6 ए नॉट पे रेडियल नोड है, क्योंकि एक ही तो रेडियल नोड आएगा इसका, इसको 0 कर दिया। ऐसे चौथा क्वेश्चन है, ट्राई करेंगे आप इसको घर पे। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है और ट्राई करिएगा, किसी क्वेश्चन में दिक्कत आनी नहीं चाहिए। अच्छा, बड़ी मेरा क्वेश्चन कहीं आ गई, मल्टीपल है क्या, लेकिन ऑल ऑफ दिस 11 है लेकिन। अच्छा अच्छा, वो एस के लिए ही होगा, वो एस के लिए लिखना चाहेगा। क्या आपको लग रहा है ना क्वेश्चन कर लेंगे, क्यों, जैसे क्वेश्चन नंबर 7 वगैरह सब देख रहे हो, एक आइडिया लग जाए कि कैसे पहचानना है।